तो बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं फंडामेंटल फोर्सेस। तो फंडामेंटल फोर्सेस क्या होती हैं? फंडामेंटल फोर्सेस, तो फंडामेंटल फोर्सेस से पहले हमें पता होना चाहिए भाई फोर्स क्या होती है। फोर्स इज ए पुल और पुश, यानी फोर्स क्या एक धक्का या खिंचाव है जिसके कारण कोई चीज अगर रेस्ट में है उसको हम मोशन में ला सकते हैं, कोई चीज अगर मोशन में है उसको रोका जा सकता है, किसी चीज की डायरेक्शन चेंज की जा सकती है, किसी चीज को ब्रेक किया जा सकता है। फोर्स इज ए पुल और पुश जिसके कारण हम किसी चलती हुई चीज को रोक सकते हैं, रुकी हुई चीज को मोशन में ला सकते हैं, डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, एटसेट्रा। तो फोर्सेस बहुत बहुत सारी टाइप की होती हैं, जैसे मस्कुलर फोर्सेस है, ठीक है। उसके बाद सरफेस टेंशन है, टेंशन इन स्ट्रिंग है, फ्रिक्शनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। ये बहुत सारी टाइप होती हैं फोर्सेस की, लेकिन जो फंडामेंटल फोर्सेस हैं वो आपकी 4 टाइप की होती हैं। वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। सेकंड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। थर्ड, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और फोर्थ, वीक न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो ये 4 आपकी फंडामेंटल फोर्सेस होती हैं जिनके बारे में अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कौन सी फोर्स होगी? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है भाई? ग्रेविटेशनल फोर्स दो मासिव ऑब्जेक्ट या दो से ज्यादा मासिव ऑब्जेक्ट के बीच में होती है, यानी जिन दो ऑब्जेक्ट के अंदर मास होगा वहां पर जो फोर्स होगी उसको बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी इस यूनिवर्स के अंदर हर ऑब्जेक्ट के बीच में, चाहे वो नजदीक है या चाहे दूर है, उनके बीच में जो फोर्स है उसका नाम क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे ये दो पेन है, इनके बीच में भी क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है। ये पेन है, ये व्हाइट बोर्ड है, यहाँ पर भी क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। ये पेन है, अर्थ है, इसके बीच में भी क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। अर्थ और मून के बीच में भी क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। अर्थ और सन के बीच में भी क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। यानी ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? फोर्स बिटवीन 2 और मोर ऑब्जेक्ट, मासिव ऑब्जेक्ट, बिटवीन 2 मासिव ऑब्जेक्ट। मासिव ऑब्जेक्ट मीन्स जिनके अंदर मास होता है, ठीक है, उसको बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। अब मान लीजिए आपके पास दो ऑब्जेक्ट है, एक है m1 जिसका मास m1 है पहले ऑब्जेक्ट का, एक दूसरा ऑब्जेक्ट मान लेते हैं जिसका मास है m2, और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं r। तो ग्रेविटेशनल जो फोर्स है उसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? F इज इक्वल टू G m1 m2 बाय r स्क्वायर। ये ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है। यहां पर G क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। m1 पहले ऑब्जेक्ट का मास, m2 दूसरे ऑब्जेक्ट का मास, r क्या है? दोनों के बीच की डिस्टेंस है। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स की कुछ प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो कौन कौन सी होंगी? सबसे पहले ग्रेविटेशनल जो फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे वीकेस्ट फोर्स है। ये सबसे वीक फोर्स है यूनिवर्स के अंदर। सबसे वीक फोर्स कौन सी है? ग्रेविटेशनल फोर्स। इससे वीक फोर्स कोई सी नहीं है। दूसरी, ये जो फोर्स है अट्रैक्टिव इन नेचर है। ये फोर्स क्या होती है? अट्रैक्टिव है, यानी हर दो मासी ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अपनी तरफ क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते रहते हैं, ठीक है। तीसरा,
ये एक सेंट्रल फोर्सेज है, एक सेंट्रल फोर्स जो लाइन सेंटर से सेंटर ज्वाइन करती है उसके अलोंग ही काम करती है, उसको बोलते हैं सेंट्रल फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स, ये एक कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है। कंजर्वेटिव ऐसी फोर्स होती है जिसके कारण वर्क डन की जो वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होती है, वो आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है। कंजर्वेटिव है। फिर ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को मानते हैं, ओबे करती हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ को क्या करती हैं, ये ओबे करती हैं। इनवर्स स्क्वायर लॉ यहां से पता लग जाएगा, कोई वैल्यू अगर इनवर्स में अगर उसका स्क्वायर हो तो वहां पर इनवर्स स्क्वायर लॉ होता है। यहाँ पर आर डिस्टेंस का क्या है, इनवर्स में स्क्वायर है, इसलिए इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करती हैं। और यहाँ पर जो लास्ट है फील्ड पार्टिकल, वो है फील्ड पार्टिकल ग्रेविटोन होता है। फील्ड पार्टिकल क्या होता है भाई, ग्रेविटोन। यानी यहाँ पर एक पार्टिकल, इनविजिबल पार्टिकल जो हमेशा ट्रेवल करता रहता है, उस पार्टिकल्स को बोलते हैं हम फील्ड पार्टिकल, जिसका नाम क्या होगा, ग्रेविटोन। ठीक है, ये था आपका ग्रेविटेशनल फोर्सेस के बारे में। और सेकंड है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सेकंड है भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है, फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल। अब चार्ज आपके दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। दो टाइप के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं भाई, रिपेल करते हैं। ऐसे ही नेगेटिव चार्ज भी एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। ठीक है, लेकिन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहां पर जब पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस होंगे एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। पॉजिटिव चार्ज है एक दूसरे को रिपेल करते हैं, नेगेटिव चार्ज ये भी एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। यानी सेम चार्ज जो होंगे वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे और अपोजिट चार्ज होंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर भी क्या है, फोर्स है। उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यानी फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल, फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल। दो चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स होगी उसको क्या बोला जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मान लेते हैं भाई यहां पर जो दो चार्जेस हैं, कोई भी दो चार्जेस हैं, एक को मान लेंगे हम Q1, एक को मान लेंगे Q2। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं R। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फार्मूला भी ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह क्या होगा, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला होगा। F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, वेयर K क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, Q1 पहले चार्ज की वैल्यू, Q2 दूसरे चार्ज की वैल्यू, R दोनों के बीच का डिस्टेंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की भी कुछ प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो कौन कौन सी होंगी। सबसे पहले तो ये क्या होगी भाई, अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी होती है। अट्रैक्टिव और रिपल्सिव अभी आपने पढ़ा, ये अट्रैक्टिव भी होती है और रिपल्सिव भी होती है। अगर सेम चार्ज है तो क्या है, रिपल्सिव है, और अगर अपोजिट चार्ज है तो क्या है, ये अट्रैक्टिव है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपल्सिव भी हो सकती है और अट्रैक्टिव भी हो सकती है। दूसरा, ये स्ट्रॉन्ग फोर्स होती हैं। ये कैसी फोर्स होती है भाई, स्ट्रॉन्ग फोर्स। ये
ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻36 टाइम्स स्ट्रॉन्ग होती है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उससे 10⁻36 टाइम्स क्या होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं। तीसरा, ये भी सेंट्रल फोर्सेस होती हैं। भी कैसी फोर्सेस होती हैं, सेंट्रल फोर्सेस। सेंट्रल फोर्स यानी जो सेंटर से सेंटर लाइन ज्वाइन करती है उसके अलोंग काम करती हैं, इसको बोलते हैं सेंट्रल फोर्सेस। ये भी कैसी फोर्सेस होती हैं, कंजर्वेटिव होती हैं। कंजर्वेटिव फोर्सेस होती हैं, ठीक है। यहां पर जो फील्ड पार्टिकल है, जो फील्ड पार्टिकल है वो कौन सा होगा, वो होगा भाई फोटोन। फील्ड पार्टिकल कौन सा होगा, यहां पर फोटोन होगा। और 6 ये भी इनवर्स स्केल लॉ को ओबे करती हैं। इनवर्स स्केल लॉ, ये इनवर्स स्केल लॉ को क्या करती हैं, ओबे करती हैं, क्योंकि यहां पर भी डिस्टेंस जो है उसको इनवर्स में क्या है, स्केल है, इसलिए ये इनवर्स स्केल लॉ को ओबे करती हैं। ये था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में। नेक्स्ट जो होगा हमारा वो होगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो थर्ड वन जो है भाई वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होती है, तो नाम से पता चल जाएगा भाई ये न्यूक्लियस के अंदर होगी। तो न्यूक्लियस क्या होता है, एटम का सेंट्रल पार्ट। जैसे भी मान लो ये एटम है, जैसा कि आपको पता है एटम का जो सेंट्रल पार्ट है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। सेंट्रल पार्ट को क्या बोला जाता है भाई, न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं, प्रोटॉन, बहुत सारे प्रोटॉन होते हैं। और न्यूट्रल पार्टिकल होते हैं न्यूट्रॉन। ठीक है, तो सेंट्रल पार्ट जो न्यूक्लियस होता है और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, अलग अलग ऑर्बिट में ऐसे रिवॉल्व करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। अलग अलग ऑर्बिट में एटम्स के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। ये जो सेंट्रल पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। और यहां पर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल और ये जो न्यूट्रल पार्टिकल है न्यूट्रॉन, ये इसके अंदर होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, इनको कॉमनली बोला जाता है न्यूक्लियॉन्स। इनका कॉमनली क्या नाम है, न्यूक्लियॉन्स। यहां पर जो फोर्स होती है इन प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में, या प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में, यानी न्यूक्लियॉन्स के बीच में जो फोर्स होती है उसको बोला जाता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। द फोर्स बिटवीन न्यूक्लियॉन्स उसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। फोर्स बिटवीन न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स के बीच में जो फोर्स होगी उसको बोला जाता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है ये प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी हो सकती है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी हो सकती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में भी हो सकती है। ठीक है, इसलिए तो फोर्स बिटवीन न्यूक्लियॉन्स को क्या बोला जाएगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब इसको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्यों बोलते हैं, जैसा कि आपने अभी पढ़ा भाई, जो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। लेकिन यहाँ पर न्यूक्लियस का जो साइज होता है 10⁻⁻15 मीटर, एक बहुत छोटा सा साइज है। वहां पर बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल क्या रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं। तो वो किसकी वजह से रहते हैं, इस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की वजह से रहते हैं। इसको स्ट्रॉन्ग इसलिए भी बोला गया है क्योंकि ये पॉजिटिव पॉजिटिव जो रिपल्सन है उसको डोमिनेट करती है और
एक छोटे से एरिया में बहुत सारे पार्टिकल्स को बाउंड करके रखती है, इसलिए इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। यानी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सन को डोमिनेट करती है और बहुत छोटे से एरिया में, बहुत छोटी सी रेंज में बहुत सारे पॉजिटिव पार्टिकल्स और न्यूट्रॉन्स को बाउंड करके रखती है, इसलिए इसको बोला गया है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। इसकी भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहले तो ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होती हैं। सबसे पहले ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की बात की जाए तो ग्रेविटेशनल फोर्स से ये 10⁻38 टाइम्स स्ट्रॉन्ग होती हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻38 टाइम्स स्ट्रॉन्ग होती है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। ठीक है, उसके बाद ज्यादातर फोर्सेस ये अट्रैक्टिव होती हैं, ज्यादातर अट्रैक्टिव होती हैं, लेकिन एक डिस्टेंस है 1.5 फर्मी। 1.5 फर्मी, अगर इस डिस्टेंस पर दो न्यूक्लियॉन्स आ जाती तो ये रिपल्सिव हो जाती हैं। तो इसका मतलब ये भी वैसे क्या रहेंगे, अट्रैक्टिव भी होंगी और रिपल्सिव भी होंगी। ज्यादातर ये अट्रैक्टिव होती हैं, लेकिन अगर डिस्टेंस कितनी हो जाए 1.5 फर्मी हो जाए तो ये क्या हो जाएंगी, रिपल्सिव हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद तीसरा नॉन कंजर्वेटिव होती हैं। नॉन कंजर्वेटिव होती हैं। फोर्थ, नॉन सेंट्रल होती हैं। नॉन सेंट्रल फोर्स होंगी। और फिफ्थ, ये शॉर्ट रेंज फोर्स होंगी। क्या होंगे भाई, शॉर्ट रेंज फोर्स होंगी। ठीक है, तो ये शॉर्ट रेंज फोर्स होंगे। और यहां पर जो फील्ड पार्टिकल है वो क्या होगा, मिजॉन। फील्ड पार्टिकल क्या होगा, मिजॉन। ये क्या होगा भाई, मिजॉन। ठीक है, मिजॉन क्या होगा, फील्ड पार्टिकल। तो ये था स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बारे में। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, फोर्स बिटवीन न्यूक्लियॉन्स होती है, न्यूक्लियॉन्स के बीच में जो फोर्स होगी इसको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। ठीक है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होती हैं, अट्रैक्टिव रिपल्सिव दोनों होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट, नेक्स्ट जो है वो है वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो वीक न्यूक्लियर फोर्स, तो यहां भी नाम से पता चला अभी ये न्यूक्लियस के अंदर होंगी ये भी। ठीक है, तो एक्चुअल में होता क्या है, ये जो पार्टिकल्स हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स, ये आपस में एक्सचेंज होते रहते हैं। प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता रहता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता रहता है। तो जब ऐसा होता है तो यहाँ पर कुछ नए पार्टिकल्स बनते हैं जिनको हम एलिमेंट्री पार्टिकल्स बोलते हैं। और वो जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स बनते हैं वो कुछ टाइम के लिए एग्जिस्ट करते हैं, और वहां पर जो फोर्स होती है उसको बोला जाता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। एग्जांपल से समझते हैं भाई, जैसे एक न्यूट्रॉन्स जो है वो कन्वर्ट होता है प्रोटॉन में। अब न्यूट्रॉन के ऊपर 0 चार्ज है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज है। चार्ज दोनों तरफ बराबर होने चाहिए, तो इसलिए यहां पर एक नेगेटिव पार्टिकल बनता है जिसको हम बोलते हैं बीटा पार्टिकल, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ये एक इलेक्ट्रॉन की तरह काम करता है। तो इस बीटा पार्टिकल के साथ एक नया पार्टिकल भी बनता है जिसको बोलते हैं एंटी न्यूट्रिनो। एंटी न्यूट्रिनो। तो ये एक तरह का क्या है, एलिमेंट्री पार्टिकल्स, एलिमेंट्री पार्टिकल्स है। तो यहां पर जो फोर्स होगी इस बीटा पार्टिकल्स के बीच में और इस एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल्स के बीच में, उसको बोलते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। यानी जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा तो वहां पर एक नया पार्टिकल, नेगेटिव पार्टिकल बीटा नेगेटिव, और एक एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल, ये पार्टिकल्स बनते हैं जिनको हम एलिमेंट्री पार्टिकल्स बोलते हैं। और यहाँ पर जो फोर्स होती है इन एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बीच में उसको बोलते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। यानी फोर्स बिटवीन
एलिमेंट्री पार्टिकल, फोर्स बिटवीन एलिमेंट्री पार्टिकल, उसको बोला जाएगा वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। ठीक है, तो इसको वैसे बीटा डीके बोला जाता है। बीटा डीके दो टाइप के होते हैं, बीटा पॉजिटिव, एक बीटा नेगेटिव। ये बीटा नेगेटिव डीके है। तो यहाँ पर बीटा डीके के दौरान जो फोर्स मतलब ऑब्जर्व की गई, इसको वीक न्यूक्लियर फोर्सेस बोलते हैं। ठीक है, और ये दो एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बीच में होती है। और भी बहुत सारे पार्टिकल्स यहाँ पर नए नए बनते हैं, लेप्टॉन्स हैं, मिजोन्स हैं, और वहां पर भी जो फोर्स होगी उसको बोला जाता है वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। अब इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ज्यादा नहीं है। सबसे पहले तो ये स्ट्रॉन्ग फोर्स है, वीक फोर्स नहीं है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻25 टाइम्स स्ट्रॉन्ग है। ठीक है भाई, स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है, वीक फोर्स वैसे नाम है इसका। वीक फोर्स क्यों बोला जाता है इसको? एक्चुअल में ये जो फोर्सेस हैं ओनली 10⁸ सेकेंड के लिए एग्जिस्ट करती हैं। ये फोर्सेस जो हैं एक बहुत कम टाइम के लिए एग्जिस्ट करती हैं, 10⁸ सेकेंड। -8 सेकेंड, इसलिए इनको वीक न्यूक्लियर फोर्सेस बोला गया। एक्चुअल में ये वीक फोर्स नहीं होती है, स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है। ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻25 स्ट्रॉन्ग होती हैं। एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बीच में होती हैं, जैसे लेप्टॉन्स के बीच में भी होती हैं, लेप्टॉन्स के बीच में भी होती हैं। मिजोन्स के बीच में भी होती हैं, लेप्टॉन्स मिजोन्स के बीच में भी होती हैं। तो ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बीच में होती हैं, नॉन सेंट्रल होती हैं। ठीक है, नॉन कंजर्वेटिव होती हैं। कुछ प्रॉपर्टीज इसकी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। तो ये हमने पढ़ा भाई, 4 फंडामेंटल फोर्सेस कौन कौन सी थी। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, इन सब के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक, फंडामेंटल फोर्सेस। धन्यवाद।